जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित में हैं अपने बिहार पुलिस के इस ज़बरदस्त सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आप लोग इसी तरह से लगातार प्यार देते रहिए और हमारा जो मेहनत हो रहा है वह आपके प्रति दिन व दिन जो है कि आपका ज़्यादा होते जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी जो आपका बिहार पुलिस का जो एग्जामिनेशन है आगे 2 महीने के बाद, तो आप यह 2 महीना समझिए कि आप पूरी दुनिया को आप भूल के सिर्फ आप किताब से दोस्ती करके और जिससे कि आपको बेनिफिट हो एग्जामिनेशन में, आप सिर्फ उससे मतलब रखिए। अगर आपको ज़िंदगी में एक नया मुकाम हासिल करना है, अगर आपको इस बेरोजगारी के इस दंश से अगर आपको निकलना है, बेरोजगारी का जो यह अभी आपका जो देख रहे हैं दृश्य भारत में, खास करके अपना बिहार में जो यह एक प्रकार का भयावह स्थिति बना हुआ है, बेरोजगारी का या गरीबी का एक भयावह स्थिति बना हुआ है। अगर आप इस भयावह स्थिति से अगर आप बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो समझिए कि यह आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या सीजीएल 4 का वैकेंसी हो या आपका आगे फिर एसएससी जीडी का भी अगस्त सितंबर में वैकेंसी, सितंबर या अक्टूबर में वैकेंसी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो है कि लगभग 1 लाख प्लस आने वाला है अक्टूबर महीना में, यह कंफर्म है। यह आपका रेलवे के विभिन्न प्रकार के अधिकारी से जो है कि समय समय पर जो है कि विभिन्न प्रकार का इंटरव्यू होने पर हमको पता चलता है कि पक्का अक्टूबर में कंफर्म आएगा 1 लाख प्लस वैकेंसी, और आप नोटिस भी देख रहे होंगे बार बार। फिर आपका एलपी का भी सीट बढ़ गया है, टेक्नीशियन का भी सीट बढ़ जाएगा। आगे अगले महीना में जुलाई लास्ट तक में आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आ जाएगा। तो आपको बार बार हम लगातार आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लगातार बनकर रहिए, जहां भी रह के तैयारी कर रहे हैं आप डेली जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास उसका सेट प्रैक्टिस होना चाहिए या उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आप लगातार बनकर जो है कि उसका तैयारी कीजिए, आपका स्थिति बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप गरीब घर में अगर पैदा हुए हैं तो आप गरीब घर में ही अगर आप मर जाइएगा तो यह समझिए कि बहुत बड़ी गलती है आपकी। इसीलिए आप समझिए कि आपको आत्मज्ञान में यह बात रखना पड़ेगा, आपके दिल में हमेशा यह बात रखना पड़ेगा कि अगर हम पूरे गांव में अगर मान लीजिए अगर आप जॉब ले लेते हैं तो पूरे गांव के या फिर आसपास के गांव में आपका नाम होगा कि फलना का बेटा जो है कि जॉब ले लिया, रेलवे में है या फिर बिहार दरोगा है या बिहार पुलिस है या फिर आपका फौज में है या आर्मी में है। तो उनका देखने का नज़रिया जो रहता है आपके घर परिवार के प्रति वह बिल्कुल चेंज हो जाता है। और चेंज ही क्यों ना हो, क्योंकि देख रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी का जो रुतबा होता है वह बहुत ही अलग होता है। भले उसमें आपको पैसा फिक्स मिलता है लेकिन समझिए वह पैसा जो रहता है बहुत मेहनत का कमाई होता है। आपके पीछे देख रहे होंगे, अभी मान लीजिए एवरेज में आप लोग का एज लगभग 25 साल एज हो रहा होगा, लगभग एवरेज में 25 साल एज हो रहा होगा। और 25 साल में अगर आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम यह यकीन मानते हैं कि आपके माता पिताजी कम से कम 7 से 8 लाख रुपया आपको खर्च किया होगा आपके पीछे। एक बच्चा से जब जोड़िएगा पूरा खर्चा तो समझिए 7 से 8 लाख आराम से पुर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप 7 से 8 लाख रुपया पूंजी अगर आप देखिएगा आपके पीछे लगाए हुए हैं आपके माता पिताजी, पूरा एकदम खेत में काम करके पसीना बहा के या बाहर में मजदूरी करके या किसी ना किसी तरीका से आपको पैसे उपलब्ध करवा के आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन समझिए कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत नहीं कीजिएगा अपने माँ पिताजी के लिए, क्या इतना मेहनत करने के बाद उतना उनका नाम अगर मान लीजिए कि आपके माता पिताजी का उतना सम्मान अगर गांव में होगा तो थोड़ा सा आप मेहनत नहीं कर सकते हैं अच्छा से, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए आप अच्छा से। अब हम यकीन आपको दिलाते हैं कि आप जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा तब देखिएगा आपके माता पिताजी का खुशी कितना आपके प्रति रहेगा। तो इसीलिए आप लगातार मेहनत कीजिए। बार बार बता रहे हैं, जो बात बताते हैं दिल से बताते हैं और जितना भी हम क्वेश्चन का लेवल रखते हैं वो एग्जाम के व्यू से बिल्कुल सटीक रखते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि खुद हम एक एस्पिरेंट रह चुके हैं सभी एग्जाम का और आगे भी हम तैयारी कर रहे हैं। और मेरा जो पर्सनल टारगेट है वह 70वीं बीपीएससी है, क्योंकि हम जो पिछले बीपीएससी में भी लगभग एग्जाम निकाले हुए हैं, मेंस भी लिखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा तैयारी अच्छा से नहीं कर पाए थे तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा आगे नहीं पहुंच पाए थे। और बाद में कि वनडे एग्जाम कोई ऐसा वनडे एग्जाम नहीं है जो हम नहीं निकाले हैं। बस
आप लगातार मेहनत कीजिए। जो भी आपको हम रणनीतिक बताते हैं, जो भी आपको हम कंटेंट बताते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन करते हैं, बस आप सुन के याद रख लीजिए। इतना हम भाषण इसलिए देते हैं क्योंकि आपको जब याद नहीं रखिएगा, आप जब याद नहीं रखिएगा तो फिर आपका जो है कि दिक्कत हो जाएगा आगे। तो चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। बिहार पुलिस के इस जबरदस्त सेशन को हम लोग सिर्फ 30 से 35 मिनट में करने वाले हैं, लगभग 200 से 250 प्रश्न। आप लोग लगातार रहिएगा। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट आप लोगों के लिए बहुत ही आपका जो है कि बूस्टर डोज के रूप में काम करेगा। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो समझ सकते हैं कि जिस चीज को आप ठान लीजिएगा उस चीज को जो है कि आप क्रैक कर दीजिएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सभी काम धरती पर मनुष्य करते हैं। जब तक आप कोई किसी चीज को आप पूरी अगर आप दिल से अगर आप किसी चीज को जो है कि आप अपने में मिलाने का कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको जो है कि सपोर्ट करेगी, पूरे भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। मां सरस्वती से हम वंदना करते हैं कि आप जो भी सोचे हैं आपका सफलता निश्चित होगा उस एग्जाम में, बशर्ते आप किताब कॉपी के साथ दिल लगा के मेहनत कीजिए और आपका सफलता एक दिन अवश्य होगा। चलिए आज का जो है कि हम लोग सवाल जो है कि आगे करते हैं। तो आपका बेहतरीन सवाल करेंगे हम लोग जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल बताना है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो स्थित है वह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, इसका निर्माणकर्ता कौन था? तो याद रखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है और याद रखिएगा इसका निर्माणकर्ता जो थे वो बीमल शाह थे। बीमल शाह और साथ ही साथ याद रखिएगा तेजपाल। बीमल शाह और तेजपाल ने मिलकर याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में जो है वहां पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। सीधा सवाल पूछेगा कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह किस धर्म को समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राजस्थान के अंदर में बताना है कि किस जिला को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला भरतपुर है, उसी भरतपुर को याद रखिएगा राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। वहीं आपको पता है कि भरतपुर में ही एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है घना पक्षी विहार या केवलादेव पक्षी विहार, याद रखिएगा। उसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, जहां पर एशियाई सारस आके प्रजनन वगैरह करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। वहीं राजस्थान का गौरव किस शहर को कहते हैं? तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। वहीं सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जोधपुर को। लेकिन पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? यानी कि भारत का जो है कि गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जयपुर को जानते हैं। लेकिन गुलाबों का शहर पूछेगा तो गुलाबों का शहर में मारिएगा क्या? तो गुलाबों का शहर में चंडीगढ़ मारिएगा। क्या मारिएगा? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहते हैं। लेकिन गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, लेकिन गुलाबों का शहर पूछेगा तो चंडीगढ़ मारिएगा। काहे कहते हैं चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर? तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक गुलाब फूल का उत्पादन पंजाब करती है। ऐसे देखें तो सबसे अधिक फूल का उत्पादन जो करता है वह कर्नाटक करता है, लेकिन यानी सभी प्रकार के फूल मिला के कर्नाटक उत्पादन करती है, लेकिन स्पेशल गुलाब फूल का जो उत्पादन करती है कौन करती है? तो स्पेशल गुलाब फूल का जो उत्पादन करती है वह आपका पंजाब करती है। और पंजाब के अंदर में गुलाब के पिता के नाम से बीबी पॉल को जानते हैं। किसको जानते हैं? बीबी पॉल को जानते हैं, याद रखिएगा। और आपको बता दें कि गुलाबी शहर पूछेगा तो जयपुर और गुलाबों का शहर पूछेगा तो चंडीगढ़ मारिएगा। क्या मारिएगा? चंडीगढ़। और आप लोग का जो है कि गुलाब फूल से नाता जो है कि बहुत पहले से रहा होगा, वैलेंटाइन डे के अवसर पर आप लोग प्रयोग करते होंगे, तो वही गुलाब का फूल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि राजस्थान में जो आपका अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची शिखर का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वतमाला या सबसे ऊंची शिखर का नाम गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर है, याद रखिएगा। वहीं और आपका जो भारत के अंदर में जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह भी आपका कौन है? तो अरावली पर्वत है। और हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और हिमालय का निर्माण जो हुआ है वह सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? सेनोजोइक काल में हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉल्फिन का, तो डॉल्फिन का जो आपका उत्पत्ति हुआ है वह मेसोजोइक काल में हुआ है। किस काल में? मेसोजोइक काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंड और दिशा निर्देश का संकलन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, दोबारा हम लोग जो है कि टूटी फूटी भाषाओं में समझते हैं। क्वेश्चन यह कहता है कि जैसे आप देखे होंगे कभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो लोकसभा चुनाव का जब माहौल शुरू हो रहा था चुनाव से पहले, तो देखते होंगे कि बहुत जगह जगह पे पुलिस जो है कि बहुत भीड़ भाड़ जमा नहीं होने देता था और आदमी लोग भी कहता था अरे यार अभी आचार संहिता लगा है, आचार संहिता लगा है, अभी जो है कि ज्यादा दुकान नहीं खुल रहा है, तो ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो रहा है, भीड़ भाड़ नहीं करो, यानी धारा 144 भी लागू बहुत दिन के बाद हो जाता है बहुत जगह पे। तो याद रखिएगा कि जिस दिन से चुनाव का डेट का प्रकाशन होता है, जिस दिन से चुनाव का डेट का प्रकाशन होता है, मान लीजिए कि आज आपका तारीख है जो है कि 22 जून, मई जून, हाँ 22 जून है, तो 22 जून को चुनाव का डेट आ गया कि हाँ भाई 1 जुलाई से चुनाव होने वाला है। तो याद रखिएगा 22 जून से यानी आज के डेट से ही आपका जो है कि आचार संहिता लागू हो जाता है। यानी जिस दिन से आपका चुनाव का डेट आता है उसी दिन से याद रखिएगा कि उसी दिन से आपका जो है कि क्या हो जाता है, तो आचार संहिता लागू हो जाता है और तब तक लागू रहता है कि जब तक आपका जो है कि रिजल्ट नहीं आ जाए। क्या नहीं आ जाए? रिजल्ट नहीं आ जाए या चुनाव वगैरह संपन्न नहीं हो, तब तक आपका आचार संहिता लागू होता है। और भारत में पहली बार आचार संहिता जो लागू करने वाला राज्य था, आप लोग को बता दे 1960 ईस्वी में, जो बता रहे हैं ब्रांडेड सवाल है, याद रखिएगा। भारत में पहली बार आचार संहिता जो लागू किया गया था वह केरल में। कहां में? केरल में। भारत में पहली बार आचार संहिता लागू करने वाला राज्य केरल था और केरल में पहली बार 1960 में विधानसभा चुनाव में ऐसा चीज देखने के लिए मिला था। वहीं आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में जो आपको पता है कि एक आपका कहने का मतलब है कि आपका हो गया, ये क्या हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये हो गया आपका चुनाव से संबंधित। लेकिन बोलेगा कि भारत में जो है कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो 25 जनवरी 1950 को। और निर्वाचन जो है वह किस भाग में है, तो भाग 15 में है। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं वह 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार। कौन है? 25वें नंबर के राजीव कुमार। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो करते हैं वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। और राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति जो करता है वह आपका राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और मनाना शुरू कब से किए हैं, तो 2011 से। कब से मतदाता दिवस मनाते हैं? 2011 से। और मनाना शुरू किया मनाते कब है? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। वहीं निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई है, याद रखिएगा। वहीं भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस समिति के सिफारिश पर? तो ताराकुंडे समिति के सिफारिश पर। ताराकुंडे समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा। वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और यह कब किया गया, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत राजीव गांधी के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था।
भारत पर पहला सफल आक्रमण जो अरब का हुआ था वो 712 ईस्वी में किसके द्वारा, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में अगर बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो अभी चर्चा में है नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि वहां पर जो है कि उसकी आधारशिला फिर से रखी जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि अपना बिहार में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने 1199 में किया था। कब किया था? 1199 में किया था, याद रखिएगा। वहीं आपका अपना बिहार के अंदर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है। किस जिले में है? भागलपुर जिले में है, याद रखिएगा, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। किस शाखा से है? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। और इसका स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। वहीं आपका सोमपुरा विश्वविद्यालय का स्थापना भी किसने करवाया है? धर्मपाल ने। यानी धर्मपाल ने सोमपुरा के साथ साथ विक्रमशिला। वहीं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था, याद रखिएगा। और गोपाल जो थे वो पाल वंश के शासक थे। किसके साथ संस्थापक थे? पाल वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा, गोपाल। और गोपाल भारतीय इतिहास में पहले ऐसे शासक बने हैं जो आम जनता के द्वारा निर्वाचित होकर बने हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था? तो आपको हम 1000 दिन बताए हैं कि धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। और धौलावीरा एकमात्र हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। और यूनेस्को की सूची में जो है कि इसे 2021 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और धौलावीरा जो है कि यूनेस्को सूची में 40वां स्थान पे है। किस स्थान पे? 40वां। और 41वां जो बना है वह आपका कौन बना है? तो शांति निकेतन बना है। और 42वां जो बना है वह आपका होयसल मंदिर जो कर्नाटक में है, जिसका निर्माण हेलीबीड ने करवाया था, याद रखिएगा। और 39वां जो बना था वह रामप्पा मंदिर कहां में है? तो तेलंगाना में है, उसको शामिल किया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। और धौलावीरा से आपका क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो पानी का व्यवस्था, पानी का उत्तम व्यवस्था जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वहीं आपका क्रिकेट स्टेडियम भी जो प्राप्त हुआ है कहां से? तो धौलावीरा से। क्रिकेट स्टेडियम कहां से? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा का जो खोज किया है 1967 से 68 में जेपी जोशी के द्वारा। जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा का खोज 1967 से 68 में। वहीं आपको बता दें कि भीमबेटका का गुफा जो मध्य प्रदेश में है, इसका खोज किसने किया है? तो यह सवाल आता है ज्यादा एग्जाम में। तो भीमबेटका की गुफा जो है वह आपका कहां है? तो भित्ति चित्र गुफा के लिए मध्य प्रदेश में के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा है। और याद रखिएगा भीमबेटका का गुफा जो है वह भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसका खोज 1957 से 58 में वाकनकर ने किया था। किसने किया था? वाकनकर ने किया था। बहुत मस्त सवाल है कि भीमबेटका का गुफा का खोज किसने किया है? तो वाकनकर ने किया है। और याद रखिएगा दूसरा सवाल पूछता है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अपना बिहार में हुआ था। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंडग्राम वैशाली जिले में। किस जिले में? वैशाली जिले में, याद रखिएगा। और जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। और 24 में जो 24वां या अंतिम हुआ है वह महावीर हुए हैं, याद रखिएगा। और 23वां नंबर का पार्श्वनाथ हुआ है। और 22वें नंबर का अरेस्टनेमी हुआ है। और 21वें नंबर का नामी हुआ है। और जैन धर्म के जो आपके संस्थापक थे वो ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। अर्थात जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं, याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में है? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह आपका कहां में है? तो याद रखिएगा दिल्ली में है। कुबत उल इस्लाम
मस्जिद हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुतुब मीनार हो गया। तो ये सब चीज़ का जो आपका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर में, याद रखिएगा, गुलाम वंश का स्थापना 1206 में किया था, अर्थात दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। और आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में आपका जो है कि दास वंश या ममलूक वंश या फिर आपका गुलाम वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा 1206 में, अर्थात दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश जो हुआ है वह यही राजवंश हुआ है आपका दास वंश या ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश। समझ में आ गया? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने के द्वारा जो है कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कि आपका कुतुब मीनार का नींव रखा गया था, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा जो करवाया वो आपका कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया। और उसके चौथे 5वें मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, आप लोग याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा, कि पहली बार दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इक्ता प्रथा का शुरुआत भी किसने करवाया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। वहीं आपका जो है कि तांबा और जो आपका क्या कहते हैं उसके बाद तांबा और जो है कि आपका क्या, तो तांबा का जीतल नाम का जो सिक्का चलवाया था वह भी इल्तुतमिश ने चलाया था। और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने चालीसा का भी गठन किया था। और चालीसा को तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं, याद रखिएगा। चालीसा का गठन यानी 40 व्यक्ति का जो समूह था उसे तुर्कान ए चिहलगानी कहते थे या चालीसा कहते थे। इसका गठन किसने किया था? याद रखिएगा इल्तुतमिश ने किया था। समझ में आ गया? और उसी राजवंश में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी है, याद रखिएगा 1236 से लेकर 40 तक। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडर के लिए प्रसिद्ध है? इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो हम्पी को। किसको? हम्पी को। और हम्पी का खंडर जो है वह कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और यह 50 रुपया के नोट पर है। कितना रुपया के नोट पर? 50 रुपया के नोट पर है। और 100 रुपया के नोट पर जो है वह रानी का बॉब है। क्या है? रानी का बॉब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास जो था वह बीरबल का वास्तविक नाम था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। और यह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। और याद रखिएगा बीरबल जो थे वह आपका दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला आपका हिंदू में प्रथम व्यक्ति था। या फिर प्रथम हिंदू राजा बोल सकते हैं। कौन था? याद रखिएगा बीरबल था। कौन था? बीरबल था, याद रखिएगा। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना 1582 में किया था। कब किया था? 1582। आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं जो अकबर ने शुरू किया था, आप लोग याद रखिएगा। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया है? 1562 में। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त 63 में। तो से तीर्थ से 63। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है 63 में। और दास प्रथा को समाप्त किया है 62 में। और अपने को हरम दल से मुक्ति भी किया है 1562 में। वहीं अकबर ने जो जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? 1564 में। वहीं आगे चल के आपके औरंगजेब शासक जो बनेंगे वह जजिया कर को पुनः लागू कर देंगे 1679 में। आगे बढ़ते हैं। वहीं अकबर ने जो आपका फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया है 1571 में। कब किया है? 1571 में। वहीं आपका इबादत खाने का स्थापना 1575 में। वहीं अकबर ने के द्वारा महजर का घोषणा 1579 में। अकबर के द्वारा जो 10 साला बंदोबस्त शुरू किया गया था 1580 में। बहुत मस्त सवाल है।
अकबर ने 10 साला बंदोबस्त जो लागू किया था, याद रखेगा, वह सैनिकों से संबंधित था। अकबर ने 10 साला बंदोबस्त सैनिकों के लिए लागू किया था 1580 में, और 10 साला बंदोबस्त जो लागू करवाया था वह किस व्यक्ति के सहयोग से? तो याद रखेगा, अकबर का जो राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, उसके द्वारा ही 10 साला बंदोबस्त को लागू करवाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 में, वहीं अकबर के द्वारा इलाही सम्मत का स्थापना 1583 में, 1583 में, याद रख लीजिएगा। यह सब आपका सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार को कौन सी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो बिटुमेन। किसका परत? बिटुमेन। और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया है आपका रखाल दास बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, याद रखिएगा। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासक था? तो भारत के त्रिपुरा राज्य में, भारत के त्रिपुरा राज्य में माणिक्य राजवंश का शासन था, याद रखिएगा। और त्रिपुरा का राज की भाषा कोकबोरोक है। क्या है? कोकबोरोक है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा राज्य का स्थापना 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972, यानी 3 राज्य का स्थापना 1972 में हुआ है। तो ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, मेमत्री। क्या बताते हैं? मेमत्री, यानी मो एक मो अत्रो हर्षिक, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी मेमत्री 1972, मेमत्री 1972, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश अगर पूछेगा तो मारिएगा 1971, हिमाचल प्रदेश 1971, नागालैंड 1963, नागालैंड 1963, महाराष्ट्र गुजरात 1960, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गुजरात, समझ में आ गया। 1953 में आंध्र प्रदेश, 1953 में आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। और भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1956 में, 1956 में, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं आपका 1966 में हरियाणा, 1966 में हरियाणा, याद रखिएगा। 1987 में अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये सब कब हो गया? तो 1987 में, समझ में आ गया। और गोवा राज्य का स्थापना केमा संविधान संशोधन? तो गोवा राज्य का स्थापना 56वां संविधान संशोधन, गोवा राज्य का स्थापना 56वां संविधान संशोधन। और अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना 55वां संविधान संशोधन, अरुणाचल 55वां संविधान संशोधन, आप लोग याद रख लीजिएगा। वहीं सिक्किम राज्य का स्थापना 1975 में हुआ था, 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के तहत आपका कौन सा राज्य का स्थापना? तो याद रख लीजिएगा आप लोग, सिक्किम का 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो केरल का। कहां का? केरल। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अपना बिहार का है। कितना है? अपना बिहार का है, याद रखिएगा। शायद 1043 है, शायद 1043 है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह किस राज्य या केंद्र शासित पूछेगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में से दिल्ली मारिएगा। क्या मारिएगा? दिल्ली। वहीं सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहां का है? अरुणाचल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे जब इस बार आप लोग चुनाव दिए होंगे, मतलब वोट दिए होंगे, तो उसमें से VVPAT आप जो है कि मोड़ के डाले होंगे, यानी एक प्रकार का कागज का टुकड़ा रहता है, उसको डालते हैं हम लोग। तो VVPAT उसको कहा जाता है, यानी वोटर वेरिफिएबल, यानी आपको वेरिएट करता है वो कि आप हकीकत में आप हैं आदमी या नहीं है, आप जो वोट डाल रहे हैं वो सही मायने में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, यानी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सवाल था यहाँ पर कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? तो टी का ट्रेल होता है। क्या होता है? ट्रेल। अब पी से क्या होता है? पेपर। ए से क्या होता है? ऑडिट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? तो माइकल फेल्प्स का संबंध तैराकी से है। किससे है? तैराकी। देखिए आपको हम लेवल बहुत हाई बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान का जो बिहार पुलिस
का लेवल है वह बिल्कुल आपका यही लेवल है। इसीलिए हम लोग इसी लेवल से आपको सवाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम बिहार एसएससी का जो आपको हम डेली सेट करवाते हैं, आपको वो भी डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है कि स्ट्रांग हो सकते हैं। और बिहार पुलिस में कोई बड़ी बात नहीं है रिजल्ट बनाना, आप 60 प्लस स्कोर कर दीजिए। देखिए हमको आपको जुगाड़ देते हैं कैसे नंबर आपको उठेगा एग्जाम में, कैसे आपका रिजल्ट होगा बताते हैं। आप जो अभी भी डेली जो सेट मारते होंगे, आप जहां भी सेट मारते होंगे, आपका सबसे पहली प्राथमिकता रहना चाहिए, जानते हैं क्या? दिमाग से नंबर आ जाएगा 60 नंबर। तो कैसे आएगा तब को बताते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 प्रश्न दिया गया, आप जहां भी सेट लगा रहे हैं, 400 बच्चा के बीच में, 1000 बच्चा के बीच में, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 बच्चा के बीच में, आपको सबसे पहले ये माइंड से निकालना पड़ेगा कि हम जो हैं हम ही हैं, जो हैं हम ही हैं। आपको अभी वाले फील होगा, जब आप पढ़ते होंगे तो आपको मन में लगता होगा कि बहुत सारा छात्र पढ़ने वाला है, लेकिन जब आप सेट लगाने भिड़िएगा तो आपको हम एक बात याद करवा देते हैं, माइंड में हमेशा रखिएगा कि आप याद रखिएगा कि जो हैं हम ही हैं। यानी कि आपको एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। मान लीजिए कि एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है कि बाहर में आपको निगेटिव करेंगे, मेरा तैयारी ऐसा है, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत आपको डिप्रेशन में वो डाल देगा। लेकिन आपको किसी का बात नहीं मानना है, जो होने वाला रहेगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आउट ही हो जाएगा तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आउट नहीं हुआ तो फिर आप क्या निगेटिव में पढ़ के अपना रिजल्ट खराब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बात कि आप जहां भी सेट लगाते होंगे, आप जो है कि पूरा माइंड को पॉजिटिव कर दीजिएगा कि कोई बच्चा हमसे जो है कि भले वो आगे आपसे निकल जाए, लेकिन आपके माइंड में सेट मारने टाइम यह रहना चाहिए कि जो हम लगा रहे हैं सेट, इसमें जो है कि मेरा अच्छा नंबर आएगा। और किसी के जो है कि प्रेशर में आप नहीं मारिएगा कि अरे यार वो मेरा कंपटीटर है, वो हमसे आगे निकल जाएगा। हाँ, आप भले 2, 4, 10 दिन आपसे आगे निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है जिससे आप कंपटीटर करते हैं या जो टॉपर रहता है, मान लीजिए वो एक पहला दिन में 70 नंबर ला दिया, आपका 50 नंबर आया, तो आप डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। आप उसका फायदा उठाइए, पॉजिटिव में मजा लीजिए। अरे यार कोई बात नहीं है, दम रखो थोड़ा सा, हम भी जो है कि अपना भौकाल मचाएंगे, टेंशन नहीं लेना, हम भी वर्दी पाएंगे। तो सुनिएगा कि आप मान लीजिए तुरंत आप घर आइएगा, रूम आइएगा, आपको जहां जौन सा क्वेश्चन गलत किए होंगे, आप उस क्वेश्चन को अपने एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। देखिए कितना जल्दी इंप्रूवमेंट होगा आप में। आप एक कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा उस क्वेश्चन को जो गलती हुआ है। और मान लीजिए आपसे अगर 40 प्रश्न गलती हुआ है और 60 प्रश्न सही हुआ है, तो आप सही प्रश्न को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अटकरी में भी वो सही हो जाता है। आप सोचते हैं अरे यार ये तो सही मार दिया, लेकिन ना, जिसमें आप कंफ्यूजन है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो गलती हुआ है वो नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन सेट दिए आप, तो 7 दिन सेट देने के बाद जो है कि आपके पास कम से कम 400 प्रश्न हो जाएगा। तो 400 या 300 प्रश्न हो जाएगा, और उसको आप सप्ताह में 2 बार एकदम पूरा रिवीजन कीजिएगा अच्छा से। उसके बाद आपको किताब जो आप पढ़ते होंगे, आप अच्छा से किताब पढ़िए। और आपका जो है कि जब आप 10 दिन 20 दिन या महीना भर ऐसा कीजिएगा, आप कॉपी में नोट डाउन करके जब 1500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, तब आप उसको जब रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा आपका इंप्रूवमेंट कितना फास्ट होगा। उसके बाद जो है कि आप जाइएगा सेट लगाने, अब देखिएगा आप उसके बराबरी में आ जाइएगा, एकदम पक्का आइएगा, ये हम जानते हैं। क्योंकि जहां भी बच्चा सेट लगाता है सीधा क्वेश्चन ये मरवा दिया, इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, बस जाओ जी घर, बस क्वेश्चन किधर फेंकता है उसका पता नहीं चलता है। लेकिन नहीं, वही चीज आपको रिजल्ट दिलवाएगा जब आप ऐसे करके कीजिएगा ना, तभी आपका रिजल्ट होगा। और आप पूरा तरह से मेहनत कीजिए, भले कोई कत्तो नंबर ला रहा है, आपको वो नंबर के लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत बार आप देखते होंगे कि आज क्यूज में नंबर वो बहुत कम लाता है लड़का, और एग्जाम में वो रिजल्ट लेके आ जाता है, और जो नंबर उठाता है वो नंबरें उठाते रह जाता है क्यूज में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट जो है वह बहुत तगड़ा माइंड सेट है, यानी कि कोई डिप्रेशन में नहीं आता है, डायरेक्ट जाके एग्जाम को फोड़ के आता है बिना निगेटिव हुए। तो आप भी उसी तरह रहिए, पक्का रिजल्ट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो रहता है और क्वेश्चन का जो भाषा रहता है वो एग्जाम का थोड़ा हट के रहता है। हम भी जो आपको बता रहे हैं ना, ये आपको हम रिकॉल करवा रहे हैं बार बार, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन पे जब जाइएगा तो आप यहाँ का बात रिकॉल कीजिएगा, तब आपका भाषा टेली करेगा। ऐसा नहीं कि आपको रटा रटाया क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लगभग 10-20% भले ऐसा आ जाता है, लेकिन आपको भाषा वाला जब प्रश्न आएगा तो आपको जो है कि सोच के वहां पर प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला दिमाग लगाना होगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये सब बात को फॉलो कीजिए और डेली
डेली बेसिस पे 2 सेट कम से कम लगाइए, आपको फायदा अवश्य होगा, आपका जॉब होगा अंतिम रूप से, कोई बड़ी बात नहीं है। और 60 नंबर आप बस ला दीजिए। आपको बता दे, मान लीजिए आपको 100, शुरू में यही बता रहे थे, मान लीजिए आपको 100 प्रश्न मिला, 100 प्रश्न मिला, आपका सबसे पहली प्राथमिकता रहना चाहिए कि जो जो प्रश्न हम कन्फर्म जानते हैं उसी को मारेंगे, एकदम फूक फूक के। जो प्रश्न हम जानते हैं सिर्फ वही को टच करेंगे। समय तो आपके पास पर्याप्त है। मान लीजिए कि 100 प्रश्न में आप जब पूरा प्रश्न देख लिए तो आपसे 40 प्रश्न नहीं बन पाया, और यह गारंटी है कि 40 को आप बना दीजिएगा। अगर सच्चे दिल से पढ़ते होंगे, आप तैयारी करते होंगे, 40 प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं, आप बना दीजिएगा। मान लीजिए हमसे 40 प्रश्न बनना एकदम फूक फूक के 100% जो कि सही होगा, उसमें भी 1-2 मिस होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 40 हम मार देंगे। उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट लेंगे शुरू से। दूसरा अटेम्प्ट जब लेना शुरू करेंगे दूसरा स्टेप में, तो कम से कम 10 प्रश्न मारिएगा जो कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में छोड़ दिए थे, 50 पूर गया। उसके बाद जो है क्या 2-4 क्वेश्चन उसमें गलती निकलेगा, फिर जो मारिएगा आप 50-50 वाला मारिएगा। 50-50 में जब मारिएगा तो आपको कम से कम 20 प्रश्न मार दीजिएगा, 70 पुर जाएगा। 50-50 में जब 20 प्रश्न मारिएगा तो 8 प्रश्न कम से कम आपका सही हो जाएगा, तो कम से कम उधर आपका 57-58 को सही घुस जाएगा। फिर जब वहां से आप मारना शुरू कीजिएगा 30 गो जो है कि कैटेगरी में, इन्हें कैटेगरी मारिएगा तो कुछ से कुछ रंग दीजिएगा बिना देखे क्वेश्चन ना, उसमें भी दिमाग लगा लगा के मारिएगा। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर से आप बाहर आ सकते हैं, 1 नंबर से आप रिजल्ट जा सकते हैं, इसलिए हमेशा ये बात माइंड में रखिएगा। तो जब आप 30 गो मारिएगा कैटेगरी में तो पक्का वहां पर जो है कि 7 गो नहीं तो 5 गो पक्का फंस जाएगा, तो आपका 60 प्लस नंबर आसानी से आ जाएगा। लेकिन आपको जुड़वा दिए नंबर इतना इतना, लेकिन इसके पीछे आप मेहनत कीजिएगा तभी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 महीना भी है आपको दिन रात एक करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जो है कि हम आपको कुछ 1 लीनियर सवाल बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। चलिए आप लोग को बताना है आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया है। तो आजाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में सिंगापुर में किया गया था। कहां किया गया था? सिंगापुर में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन शनि का है। टाइटन किसका है? शनि का है। टाइटन किसका है? शनि का है। ट्रिटोन किसका है? वरुण का है। ट्रिटोन किसका है? वरुण का है। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन दुर्त ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन दुर्त ने। आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं, अगर आपको डीप नॉलेज लेना है, थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन को जो है कि रिवीजन करना है, तो आप बिहार एसएससी का जो है कि आप वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा और आपको देखना ही पड़ चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फाइयान किसके दरबार में आया था? तो फाइयान जो आया था वह चंद्रगुप्त दुर्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त दुर्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, और उसी के काल में फाइयान आया था। और हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में, हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में। आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य 51 के क में है, और मूल कर्तव्य रूस से लिया है। कहां से लिया है? रूस से। और मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है। कितना है? 11 है। और 11वां नंबर का जो मूल कर्तव्य है वह आपका कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत से जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किसका प्रयोग किया था? तांबा का। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो सर आइजनहावर। कौन था? आइजनहावर, याद रखिएगा। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बढ़ते हैं। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में आपका जहाज उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोचीन। कौन सा शहर? कोचीन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नगर परियोजना का स्थापना कब हुआ है? 1963। भाखड़ा नगर 1963। वहीं अगर देखते हैं हम लोग जो है कि आपका टिहरी बांध 2006। टिहरी बांध 2006, याद रखिएगा। हीराकुंड 1956। हीराकुंड 1956। हीराकुंड 1956। वहीं दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। और भारत के बांधों को आपका मंदिरों का संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म किस शहर में हुआ था? अमरकोट में। कहां हुआ था? अमरकोट में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह आपका किससे है? तो राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। और अर्थशास्त्र पुस्तक का रचना जो किया है वह कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने किया है, जिसका संबंध आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन के बारे में है। और चाणक्य जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ है? मेरठ से। कहां से शुरू हुआ है? मेरठ से, याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह में आपके क्रांतिकारी नेता जो सबसे प्रमुख था मंगल पांडे, उसका संबंध 34वीं इन्फेंट्री से था। किससे था? 34 इन्फेंट्री बैरकपुर से था, बंगाल के अंतर्गत, याद रखिएगा। और बंगाल 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्र विद्रोह किसने कहा है? डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्र विद्रोह किसने कहा है? डिजरेली ने। वहीं 1857 के विद्रोह को यह एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, वीडी सावरकर ने। किसने कहा है? वीडी सावरकर ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता को ले जाने वाला यान का क्या नाम था? तो याद रखिएगा आप लोग, स्पुतनिक सेकंड। क्या था? स्पुतनिक सेकंड। और वह कुत्ता का नाम था लाइका। क्या था? लाइका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन किस शहर में है? मैसूर में। कहां में है? मैसूर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद धन विधेयक को अधिक से अधिक कितना दिन रोक सकती है? 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। और धन विधेयक की चर्चा 110 में है। किसमें है? 110 में है, याद रखिएगा। धन विधेयक की चर्चा किसमें है? 110 में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और वित्त विधेयक की चर्चा 117। वित्त विधेयक 117, लेकिन वित्त आयोग 280। वित्त आयोग 280। वित्त आयोग 280। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। कितना है? 62 वर्ष, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने महीना होगा? 6 महीना। कितना महीना? 6 महीना। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना की बात संविधान के किस भाग में कही गई है? तो ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40, और जब अनुच्छेद 40 में होगा तो वह आपका भाग कौन सा कवर करेगा? तो भाग 4, जो कि 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। और 36 से 51 में आपका अनुच्छेद 38 आता है, जो इंपोर्टेंट है। 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद आपका 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में आपका समान सिविल संहिता। अनुच्छेद आपका 46 में जो क्या है? SC ST है। 47 में पोषाहार के स्तर में वृद्धि है। 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन है। 48 के क में क्या है? तो 48 के क में आपका वन एवं वन जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 में क्या है? तो आपका राष्ट्र धरोहर को जो है कि सुरक्षा प्रदान करना। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, जो कि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, याद रखेगा। जैसे पंचशील समझौता सब हो गया, तो वह सब अनुच्छेद 51 के तहत। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? 1866। कब हुआ है? 1866। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966। पटना उच्च न्यायालय 1916। पटना उच्च न्यायालय 1916 में 3 फरवरी के दिन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर 24 घंटे के अंदर स्वशरीर न्यायालय के सामने जो उपस्थित होता है, कौन सा रीट कहलाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। और सर्वोच्च न्यायालय कुल अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का। वहीं हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? 226 के तहत। 226 के तहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत, और वहीं आपका हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 के तहत। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? BB गिरी। और BB गिरी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि एक आपका निर्दलीय राष्ट्रपति थे। भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे? BB गिरी। BB गिरी का संबंध कोई पार्टी से नहीं था, वो निर्दलीय खड़ा हुए थे। याद रखिएगा, उसका संबंध AITUC से था, यानी कोई पार्टी नहीं था, लेकिन AITUC से था, यानी एक संगठन था जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था। वहीं अगर बात करते हैं भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम। वहीं सहायक संधि का शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, नादिर शाह मुगल शासक के शासनकाल नादिर शाह
किस मुगल शासक के शासनकाल में जो है कि भारत पर आक्रमण किया था? याद रखेगा मोहम्मद शाह। क्या मारिएगा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किए थे नादिर शाह ने, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिन्होंने आपके भारत में जो है कि आपका 1798 में आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, याद रखिएगा। वहीं और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा शहर है? तो नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी का उद्गम स्थल गोदावरी का है। वहीं आपका कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कर्नाटक का आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी याद रखिएगा। और दोनों नदी अपना जल आपका बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिन्होंने अस्थाई सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। कौन रखे? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं आपका घोड़ा दागने की प्रथा भी कौन शुरू किया है? तो घोड़ा दागने की प्रथा हो या सेना को नगद वेतन देने का प्रथा हो, तो यह सब कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। वहीं अलाई दरवाजा का निर्माण भी किसने करवाया है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। याद रखेगा, जिसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से जानते हैं। इस्लामी वास्तुकला का रत्न के नाम से अलाई दरवाजा को जानते हैं, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो चलिए आज के हम इस बिहार पुलिस के सेशन के जबरदस्त सेशन को यहीं पर हम ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग मिलते हैं बिहार एसएससी के सेशन में, जो कि एक जबरदस्त सेशन होता है। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। आप का लाइक, आपका शेयर, आपका जो सब्सक्राइब रहता है वो हमें और मोटिवेट करता है। बस इसी तरह से आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।